वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग जो 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट मास्टर प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। इसके पहले मास्टर प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिए। फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको समय के अनुसार और सिलेबस के अनुसार आपका बिहार कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन देखने के बाद खुद आपको समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल को देखते हैं कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए सूर्य पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा डिस्कस करते के पढ़ते चलें तो हाइड्रोजन है जो आपको 71% लगभग पाया जाता है। ठीक है, सूर्य पे अधिक सबसे प्रधानता अधिक किस गैस की है, तो हाइड्रोजन की है। तो पहला स्थान पे हाइड्रोजन, लेकिन पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के बाद, तो हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है। हीलियम कितना है, तो 26.5 समथिंग, यानी 26.5% है। और 2 से 2.5% है जो अन्य गैस या अन्य पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा है जो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य पे, और दूसरा में जो हो जाता है हीलियम आता है। कितना, तो 26.5%। सूर्य पे फंक्शन कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है। और परमाणु हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें। चलिए सवाल नंबर 2 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। कौन सा होगा, सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ब्यूटेन है जो इसका प्रमुख घटक है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, उड़ान अभिलेखी। तो देखिए उड़ान अभिलेखी के बारे में बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए उड़ान अभिलेखी क्या एक उपकरण है। अब उड़ान अभिलेखी है जो क्या एक उपकरण है जो विमान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को ध्यान अंकित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसे उड़ान अभिलेखी को क्या कहते हैं, काला बॉक्स। आप लोग नाम सुने होंगे, ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो काला बॉक्स यानी कि ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है, स्थानीय ये भी है, आपका महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क ये भी है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहते हैं, आरसीएन कहते हैं, लैन कहते हैं, या W1 कहते हैं, या वैन कहते हैं। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सवाल अच्छा है, एक बार फिर से सुने कि जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। सवाल नंबर 6 को देखें कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का प्रयोग में लाया जाता है। सवाल नंबर 7 को देखें कि राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है। तो कौन होता है फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय एकता परिषद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 वर्गों में आपको वर्गीकृत किया गया है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 7 वर्गों में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बिहार पुलिस के लिए, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है सब में काम आएगा फ्रेंड्स। ये सभी लोग प्रैक्टिस सेट पूरा जरूर देखें। सवाल नंबर 9 है, मिनी माता रोग किसके कारण से हुआ था, सभी जानते हैं आपका पारा से हुआ था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। टॉप मोस्ट भी वही सवाल फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये एग्जाम में पूछा जाए। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, बहुत बार पूछा है, गेस करें। सवाल का 10
सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। जो ओजोन परत है जो कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। सवाल नंबर 11 को देखें कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स, और कहाँ फेंका था, तो अमेरिका ने किया था फ्रेंड्स, आपका हिरोशिमा पर किया था। कब किया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कितना, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिराया था। 6 अगस्त के बाद में फिर दूसरा कहाँ गिराया था फ्रेंड्स, तो नागासाकी पे गिराया था। कब गिराया था, तो 9 अगस्त। इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। 6 अगस्त को हिरोशिमा, देखिए 9 से 9, 9 से नागासाकी। जब भी कोई पूछे आपसे कि नागासाकी पे कब गया था, तो 9 अगस्त नागासाकी, इस तरह से याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को आपको नागासाकी उन पर गिराया गया था। कब, 1945 में अमेरिका के द्वारा। सवाल नंबर 12 को देखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मेधा पाटेकर के द्वारा हुआ था। सवाल नंबर 13 को देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो किसके बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। सवाल नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है जेट्रोफा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जेट्रोफा की बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, युआन किस देश की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा, देखिए मुद्रा से संबंधित अभी सवाल पूछा जा रहा है। आज ही आपका जो 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया था फिलीपींस का मुद्रा क्या है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, फिलीपींस के मुद्रा आपको मनीला, उसका राजधानी है पीसो, यानी पीसो वहाँ का मुद्रा है। तो मुद्रा से संबंधित भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। युआन है जो कहाँ का मुद्रा है, तो चीन का मुद्रा है। सवाल नंबर 15 देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल को देखते हैं, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केरल से हुआ था कथकली। चलिए सवाल नंबर, ये शास्त्रीय नृत्य है। सवाल नंबर 17 को देखें, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। देखिए ये आपका फॉरेस्टर में या फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि पोलियो की वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन सॉल्के किया था। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कल का जो भी प्रैक्टिस सेट बताया था उसमें से 2 प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में लड़ा था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आप लोग अभी से देखते चले। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़े फ्रेंड्स, तभी आपका जीके जीएस पे पकड़ अच्छी बनेगी, ठीक है। 1-2 वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन आप 10 से 15 मिनट समय निकाल करके प्रत्येक दिन जरूर देखें। तो पोलियो की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन किसने खोजा था, जॉन सॉल्के ने किया था। सवाल नंबर 18 को देखें कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। इसमें 2 प्रश्न बनता है कि वास्को उलट करके पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज किया था, तो कौन सा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। कौन से रास्ते से, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। सवाल नंबर 19 को देखिए, सवाल नंबर 19 से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, गैलीलियो होगा, जे.एल. बेयर्ड होगा, केपलर होगा, या तो कॉपरनिक्स होगा। तो सौर प्रणाली का पूछा जा रहा है, तो सौर प्रणाली का आपका कॉपरनिक्स हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केपलर है जो आपका ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि आपका जो केपलर है जो क्या किया था, तो आपको ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। लेकिन सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स आपका। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर, यानी कौन सा जो प्रक्षेपास्त्र है जिसे वायु से वायु में दागा जाता है, नहीं छोड़ा जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल स्ट्रेट, याद रखें पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, भारत। पाल्क स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है उसको, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि आपका भारत और श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, तो आपका भारत एवं श्रीलंका जुड़े हुए हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 आपका है फ्रेंड्स, मिलान करने के लिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। तो मिलान करना है आपका, तो 1 का क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा आपका हजारीबाग, अबरख हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। 2 का हो जाएगा नेवली, तो 2 का हो जाएगा नेवली के लिए भूरा कोयला, ठीक है। नेवली के लिए क्या हो जाएगा, भूरा कोयला। ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स। झरिया, तो झरिया 3 का हो जाएगा आपका सिर्फ कोयला।
उसके बाद बच गया राउरकेला, तो राउरकेला में क्या होता है, लॉएस्क होता है। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से एक बार देखिए, हजारीबाग कहाँ हो जाएगा, तो अभ्र कहाँ पाया जाता है, नेवली में है तो क्या है, भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कोयला भी कहा जाता है वहाँ पाया जाता है। झरिया में सिर्फ कोयला हो जाएगा और राउरकेला में लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 22 का, यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। अच्छा सवाल है, तो इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति में पाने के लिए, राजनीतिक दल है उसको पंजीकृत दल की स्थिति में पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो कम से कम उसे 2% मत पाना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा सवाल था, 2%। सवाल नंबर 24 को देखें कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 25 को देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, बहुत ही अच्छा सवाल है, किसके द्वारा की जाती है मुद्रा आपूर्ति। सवाल नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो जिनेवा में सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपको आंध्र प्रदेश को राइस बाउल कहा जाता है। सवाल नंबर 29 को देखें कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने किया था। सवाल नंबर 30 को देखें कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। अच्छा सवाल है, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार आकार सभी पे निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास है जो तीनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, तो राष्ट्रीय आय है जो किससे निर्मित होते हैं। सवाल नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, तो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल को देखें कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो मिलान करने के लिए कुछ ऐसा कहा गया, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कला अनुसार लिखिए। कला अनुसार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कला क्रमानुसार लिखना है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। उसके बाद में हर्यक वंश के बाद में आ जाएगा नंद वंश आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, कौन आएगा, नंद वंश आएगा। उसके बाद में आ जाएगा फिर आपका पहले 4 आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है पर देख लिए एक बार फिर से। देखिए राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखना है ना, तो पहला आएगा फ्रेंड्स आपका हर्यक वंश, ठीक है, पहला आएगा आपका हर्यक वंश आएगा जिसका संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, 4 के बाद आपका 2 आएगा। उसके बाद में आएगा फ्रेंड्स क्या 3 में, उसके बाद में आएगा आपका नंद वंश आएगा, ठीक है। उसके बाद में मौर्य आएगा, लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लें, सबसे पहले हर्यक वंश होगा, उसके बाद शिशुनाग वंश होगा, उसके बाद में आपका नंद वंश होगा, उसके बाद में आपका मौर्य वंश होगा। तो क्या 4 होगा पहले, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 34 को देखें। सवाल नंबर 34 है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत अच्छा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सभी जानते होंगे। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष होता है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए, पंचशील के सिद्धांत का प्रस्ताव कौन था।
पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ठीक है, सॉरी, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सवाल क्या था कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सवाल नंबर 39 को देखें, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? 39 का राइट आंसर क्या होगा? अचल संपत्ति। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या किसे कहते हैं? कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ देखिए सवाल पूछा गया है कि कोशिका में अचल संपत्ति किसे माना जाता है? तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसी को कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 40 है कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केशिका दबाव से। ठीक है, केशिकत्व की क्रिया होती है फ्रेंड्स। जैसे लैंप में जो तेल, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, वो भी केशिकत्व के कारण होता है। तो ये यहाँ पर है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो केशिका दबाव हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 41 को देखें कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? अच्छा सवाल है, पीर का मतलब क्या होता है सूफी में? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। तो सूफी परंपरा में पीर क्या है? तो सूफियों के गुरु कहा जाता है। पीर मतलब गुरु हो गया। सवाल नंबर 42 को देखें, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 1699 ईस्वी में। दो प्रश्न बन रहा है कि अब खालसा पंथ किसने स्थापना किया था? तो सिख के शायद 10वें गुरु थे फ्रेंड्स। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। और कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? 43 का गेस करें। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी हो जाएगा। 44 में मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन। सिंपल सा प्रश्न है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डी, एपी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, सभी ये कल्चर से संबंधित सभी, जैसे पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया फ्रेंड्स, ये सभी का है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मधुमक्खियों के प्रजनन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर हो गया फ्रेंड्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एक प्रश्न से पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्कंदन यानी जमने के लिए, तो विटामिन के इसका राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका है कि लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ये प्रश्न बहुत बार मैं करा चुका हूँ पहले भी। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का हो जाएगा आपका 100 से 120 दिन के करीब होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। लाल रक्त कणिका यानी RBC, रेड ब्लड कर्पलेसेस, यानी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? WBC, तो इसका कितना होता है? तो 3 से 4 दिन मात्र होता है। तो ये भी याद रखिएगा, लाल रक्त RBC का हो जाएगा 100 से 120 दिन, और आपका WBC के 3 से 4 दिन होता है। सवाल नंबर 47 को देखिए, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 47 का हो जाएगा राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। 48 नंबर सवाल को देखें। 48 नंबर सवाल आपका है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? बहुत अच्छा टॉप मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कितना डिग्री कोण से मारा जाना चाहिए? तो 45 डिग्री कोण से मारा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो 45 डिग्री कोण से मारना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए। सवाल नंबर 39 है कि बिना रुकावट
वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? किसका बहुलक है 50 का? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आइसोप्रीन का है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक था फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम में पूछने लायक था। तो इस टाइप का भी प्रश्न सभी करते रहे। मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ लिए तो आपको सभी क्वेश्चन पता चलेगा। तो जो आसान क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, सभी को पढ़ते रहें, प्रत्येक दिन पढ़ते रहें। आपका जीके जीएस का लेवल अच्छा बन जाएगा फ्रेंड्स। फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आप आराम से अच्छा सॉल्यूशन करके आइएगा। तो फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में फ्रेंड्स, अगर जो आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, अपना जीके जीएस का लेवल चेक करना चाहते हैं, तो मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके फ्रेंड्स वहाँ पर अपना जीके जीएस का लेवल चेक कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आंसर सब हाइड किया हुआ है, उसमें पढ़ने में आपको मजा आएगा। जब वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप पहले गेस कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वेबसाइट पर भी काम चालू है फ्रेंड्स, आपको 15 से 20 दिन में बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि आपको हर एंगल से आपको बिहार कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे। तो फिर पुनः मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।